नमस्कार दोस्तों, मैं आप सबका स्वागत करता हूं। अभी देश ऐसी हालात से गुजर रहा है कि चुप बैठा नहीं जा सकता है। खासकर अभी एक दो दिन में जो इंसिडेंट्स हुए हैं, हृदय विदारक, मैं कहूँगा हार्ट रेंचिंग। एंड इन सच अ कंडीशन इट वुड बी नॉट जस्टिस विथ आर सेल्फ बींग अ सिटीजन। अगर हम चुप बैठे तो ये कदापि अन्याय नहीं होगा। आखिर हम बचपन से पढ़ाई लिखाई करते किस लिए हैं? अभी अभी मैंने एक कोट पढ़ा, बहुत अच्छा कोट था। इफ यू आर स्ट्रॉन्ग यू विल स्टैंड अप फॉर योर सेल्फ, इफ यू आर स्ट्रोंगर यू विल स्टैंड अप फॉर अदर, एंड आई ऑलवेज ट्राई टू स्टैंड फॉर अदर। फ्रेंड्स, अभी जो औरंगाबाद में हुआ या जो विशाखापट्टनम में हुआ, इन सब देखकर चुप कदापि रहा नहीं जा सकता है। मतलब एटलीस्ट मैं आई फील रियली, मैं क्या बोलूँ, विचलित महसूस कर रहा हूँ सुबह से कि आखिर इस देश में हो क्या रहा है। ठीक है, लॉकडाउन है, हम कोरोना वायरस से लड़ रहे हैं, पूरा देश एकजुट है। कोरोना वॉरियर जो हैं, मेडिकल क्षेत्र के लोग, पुलिस कर्मी और तमाम तरह के जो सैनिटाइजर से जुड़े हुए लोग हैं, सफाई कर्मी, वे लोग ब्रिलियंट काम कर रहे हैं, सैल्यूट। क्योंकि जिस दौर में हम लोग घर में दुबके हुए हैं, बाहर जाने से डर रहे हैं, उसी समय में वो जान पर खिलकर वे लोग काम कर रहे हैं। लेकिन जो हमारी बड़ी बड़ी सरकारें हैं दोस्तों, बड़े बड़े नाम हैं, जो चुनाव के दौरान बड़े बड़े पोस्टर जिनके लगते हैं, जो क्लेम करते हैं कि हम देशभक्त हैं, वो सब कर क्या रहे हैं? आप देख लीजिए। मैं आता हूँ माइग्रेंट जो मजदूरों के इशू है उसके ऊपर। जब से ये लॉकडाउन लागू हुआ है पिछले 40-50 दिनों से, दोस्तों, ये माइग्रेंट वर्कर्स का इशू नंबर वन इशू मैं कह सकता हूँ, जो सबसे चैलेंजिंग पार्ट रहा है तमाम राज्य सरकारों और केंद्र सरकार के लिए। लेकिन इसको सॉर्ट आउट करने के लिए उन्होंने क्या किया है, जो भी कदम उठाए, कितने लेलियंट थे ये कदम, कितने कच्चा मैं कहूँगा कि कोई तैयारी नहीं, किसी तरह के कोई आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं दिख रहा है। आर दे नॉट ह्यूमन बीइंग? और उनके भारतीयता होने पर किसी को डाउट है? पता नहीं, संभवतः जो सरकारें हैं, मैं किसी एक पार्टी का क्यों नाम लूँ, क्योंकि आप तमाम सरकारें देख लीजिए, आप वेस्ट बंगाल में देख लीजिए, आप बिहार में देख लीजिए, आप महाराष्ट्र में देख लीजिए, आप मध्य प्रदेश में देख लीजिए, आप दिल्ली में देख लीजिए, इन सभी राज्यों में अलग अलग पार्टियों की सरकार है। इसलिए किसी एक पार्टी को तो हम जिम्मेदार ठहरा नहीं सकते हैं। दरअसल दोस्तों, इन सब चीज़ों में पता है क्या, पैसा इन्वॉल्व होता है। अब राज्य सरकारें वो नहीं चाहते हैं कि इन बेरोजगार लोगों को अपने राज्यों में लाएं। अब क्या होगा, अगर ये राज्य में आएंगे तो इनको खाना देना पड़ेगा, इनको क्वारंटाइन करना पड़ेगा, इनके लिवलीहुड के लिए भी सोचना पड़ेगा। तो इन सब के बचने के लिए ये लोग बस टाल रहे हैं, एज इफ दे आर नॉट ह्यूमन बींग, दे आर कैटल, और बस राम भरोसे छोड़ दो इनको। बस दुख की बात यह है कि एज अ सोसाइटी, अगर कुछ जो बुद्धिजीवी वर्ग लोग हैं, जिनके शब्दों में बहुत शक्ति है, जब वे लोग बोलते हैं तो पूरी दुनिया सुनती है, पूरा भारत सुनता है, तो वे लोग चुप क्यों हैं? क्या उनका हृदय क्यों नहीं दुखता है? अभी जो तस्वीरें औरंगाबाद से आई है, दिस पिक्चर्स आर गिविंग मी अ गूजबम्प्स। मैं कह रहा हूँ, ये और लोग क्यों नहीं हो रहा, रोंगटे खड़े क्यों नहीं हो रहे हैं? बहुत तकलीफ की बात है दोस्तों, बहुत तकलीफ की बात है। जो तस्वीरें हमने देखा कि प्याज और रोटी दिख रहे हैं रेलवे ट्रैक पर, बेचारे, मैं पढ़ रहा था कि 34-35 किलोमीटर पैदल चल चुके थे अपने गंतव्य स्थान के लिए, रेलवे ट्रैक से, क्योंकि सड़क से तो पुलिस जाने नहीं देंगे। एक दोस्त लिख रहा है कि सड़क पर रेलवे ट्रैक पर चलना गैर कानूनी है, तो वो लोग गलत काम कर रहे थे। मानता हूं मैं, गलत काम कर रहे थे, पर सरकारें कर क्या रही है, ऑफिसर्स कर क्या रही है? केवल डिंग डिंग हाँकना, बड़ी बड़ी बातें, हम मजदूरों के लिए कर रहे हैं, हम मजदूरों के लिए वो कर रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस के अलावा कुछ धरातल पे दिख नहीं रहा है कि वे लोग काम कर रहे हैं। सोचिए, अगर काम कर रहे होते हैं तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है, डीएम होता है, उसके अंदर थाना आता है, डीएम के नीचे एसडीएम, मोहल्ला लेवल पे आप चले जाइए तो वार्ड, ये तमाम तरह के सीएम मिलकर, क्या पिछले 40 जब से ये 40 दिन और 1 महीने के बीच में क्या केंद्र सरकार और तमाम राज्यों के सीएम ने एक भी मीटिंग की है जो कि केवल और केवल माइग्रेंट लेबरर्स के लिए हो? यहाँ पर देखिए, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर,
नितिन गडकरी हैं, राज्यों के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर्स, यहाँ पर रेल मिनिस्टर पीयूष गोयल साहब हैं, प्रधानमंत्री और राज्यों के मुख्यमंत्री, इन सबका रोल अहम था। लेबर मिनिस्टर, अब सोचिए तो कुंभकर्ण है क्या है, मुझे तो लगता है धरती पर वो किसी डेमन के अवतार ही हैं। मसलन कि भाई साहब अभी लोगों को पता भी नहीं होगा कि इस देश में लेबर मिनिस्ट्री भी है, और लेबर मिनिस्टर कौन है, संतोष गंगवार साहब हैं, कोई पता नहीं उनका, कहाँ है, वेयर इज ही। आखिर इस मिनिस्ट्री को इतना करोड़ रुपए फंड क्यों दिया जाता है, बजट में से काट कर हर साल एलोकेट किया जाता है एक बड़ा फंड, उनके ऑफिसर्स को सैलरी दी जाती है, किस बात के लिए भाई, आप लेबर मिनिस्टर हो, यू शुड स्टैंड अप फॉर देम, पर पता नहीं कहाँ है। उनको मीटिंग करके एक पूरा चॉकआउट करना चाहिए था, एक पूरा प्लान, मेगा प्लान बनाना चाहिए था, जैसे हम मेगा प्लान बना रहे हैं कि हम विदेशों से कैसे इंडियंस को लेकर आए। अभी सुना एक शिप, बड़ा सा शिप, देख नहीं 2 शिप गल्फ कंट्री गई, 64 फ्लाइट जा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। हमें संवेदना रखना चाहिए हर एक व्यक्ति के लिए, चाहे वो देश के अंदर हो या विदेश में हो। ठीक है, विदेशों के लिए देखिए हम हवाई जहाज भेज रहे हैं, लेकिन जो देश के अंदर है उसके लिए क्यों नहीं एक स्ट्रॉन्ग रोड मैप तैयार हो पा रहा है? क्या ये इतना मुश्किल है? दोस्तों, इट इज़ नथिंग बट अ फेलियर ऑफ एंटायर सिस्टम, और ये दिखाता है कि मिसट्रस्ट कितना है, मैंने विश्वास ही नहीं है इन लेबरर्स को, इन मजदूरों को अपनी सरकारों के ऊपर। तो फिर काहे का नेता? मैं हमेशा से जो भी मैंने जितनी भी राजनीति की किताबें पढ़ी है, जितनी भी जानकारी हासिल की है, उसमें सब जगह यही लिखा हुआ है, बड़ा नेता वही जो गरीबों का प्यार पाए, गरीबों को जिन पर विश्वास। जब नरेंद्र मोदी जीते थे तो अक्रॉस द वर्ग, मैंने जितने भी क्लासेस हैं, चाहे अमीर हो, गरीब हो, मीडियम क्लास, लोअर क्लास, ट्राइब, सब ने पार्टी और जात पात से उठकर नरेंद्र मोदी को बड़ा नेता बनाया था। इसी वजह से नरेंद्र मोदी की छवि जो है लार्जर देन लाइफ बन गई थी। हम सब सराह रहे थे कि चलो देश को एक ऐसा नेता मिला जो देश को बहुत आगे ले जाना चाहता है, जिसको तमाम जनता प्यार करती है, चाहे वो किसी भी धर्म के हो। लेकिन आज देखिए, अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शब्दों में इतनी ही शक्ति है तो क्यों नहीं कन्विंस कर पा रहे हैं? उनके कैडर्स कहाँ हैं? केवल क्या इलेक्शन के दौरान ही गली गली जाकर वोट मांगेंगे? इन मजदूरों के पास कोई जाता क्यों नहीं है? दोस्तों, व्यक्तिगत रूप से मैं खुद हरकेश नगर, जो कि ओखला इंडस्ट्रियल एरिया है दिल्ली में, वहाँ के, मैं खुद वहाँ रहा हूँ और वहाँ के कई लोगों को अभी भी जानता हूँ। वहाँ ज़्यादातर लोग मजदूर वर्ग के हैं। एक भी ऑफिसर उनके पास नहीं गया। हाल में अगर हमें याद हो तो अभी कुछ दिन पहले ही जो बस स्टैंड पर जो हमने भीड़ देखी थी आनंद विहार और तमाम देश के तमाम बस स्टैंड पर, वो इसी वजह से, क्योंकि कोई कन्विंस करने जा ही नहीं रहा है उनके पास, उनसे बातें करने, एज इफ दे आर, हम ब्रिटिश एरा में हैं, हम सब अंग्रेज हैं, जो सिस्टम में जो मजबूत लोग हैं दे आर ब्रिटिश, और ये लोग इंडियन हैं जिनसे देश को घृणा करते हैं। ऐसा ही लग रहा है, एटलीस्ट जो तस्वीरें सामने आ रही है उससे देख के तो ऐसा ही लग रहा है। सरकारें बस दावा क्लेम, अरे बाबा कुछ करके तो दिखाओ। जब ट्रेनें पहुंची तब हम लोगों ने देखा, हम शाबाशी भी करते हैं कि हाँ चलो भाई कुछ तो हो रहा है। अभी कर्नाटका में क्या हुआ देखिए, इस देश की बदनसीबी, जो मजदूर हर एक राज्य को बनाता है, आखिर फैक्ट्री कौन चलाता है आप बताइए? सड़क, जब बड़े बड़े प्रोजेक्ट आते हैं, सड़क पर धूप में काम को मानता हूँ पैसे देते हो आप, लेकिन अगर वो बनाना बंद कर दे, क्या आप में हम में दम है कि हम 35-40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे खड़े होकर सड़क बना लें? मैं मेट्रो में देखता हूँ, मेट्रो कंस्ट्रक्शन, वो ऊंचाई पर जो मजदूर बेचारा वो बेल्ट बांध कर वो चला जाता है ऊपर काम करने। मैंने देखा कि एक बहुत बड़ा कंस्ट्रक्शन था, उस पर कोई सपोर्ट नहीं था, एक रस्सी से वो बंधा हुआ था वो मजदूर, और ऊपर काम कर रहा था जान पर खेल कर। आज जो हम गर्व से कहते हैं कि दिल्ली में मेट्रो चल रही है, गर्व से कहते हैं कि भारत का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो मजबूत हो रहा है, हमारे पास एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट है, ये है वो है, किसके बदौलत कहते हैं? समस्या ये है दोस्त कि हम सब बटे हुए हैं। अगर मैं मजदूरों की बात करूंगा तो लोग कहेंगे देखो लेफ्टिस्ट है, मार्क्सिस्ट है। जहां कांग्रेस की सरकार है, अगर मैं वहां की कमजोरियां दिखाऊं तो लोग कहेंगे कि देखो बीजेपी का चमचा है। जहां बीजेपी की सरकार है वहां दिखाऊं तो कहेंगे कि कांग्रेस का चमचा है। दोस्तों, इन सब चश्मों से देखना बंद कीजिए। अभी देश को आपकी ज़रूरत है, इन मजदूरों बेसहारों को इनकी ज़रूरत है, क्योंकि ये लोग फेसबुक ट्विटर पर नहीं हैं, उनकी भाषा शैली इतनी खूबसूरत नहीं है कि आप लोग सुनेंगे।
दे डू नॉट नो हाउ टू राइट इन इंग्लिश और हिंदी। एटलीस्ट मेरे जर्नलिज्म के दौरान मुझे तो यही सिखाया गया था, और ऑब्जेक्टिविटी भी यही थी कि क्यों मैं जर्नलिज्म में आऊँ। आई वॉज इन अ डिफरेंट फील्ड बट आई केम इन जर्नलिज्म, द सोल पर्पस वॉज टू बी अ वॉइस ऑफ पुअर, दैट इज द रीज़न आई कीप स्पीकिंग। आप मुझे कुछ भी स्टैंप लगा सकते हो कि तुम लेफ्टिस्ट हो, तुम ये हो, तुम वो हो, speak whatever you want, but do speak, do keep some words for these migrant laborers, my friends। इनके बारे में कोई नहीं लिखता। देखिए, एक वजह ये भी है, मेरा आकलन है कि जो माइग्रेंट वर्कर्स एक राज्य से दूसरे राज्य जाते हैं, इस दूसरे राज्य में वे वहाँ के वोटर्स नहीं होते हैं। कई साल तक मैं दिल्ली का वोटर नहीं था, अभी हाल में ही वोटर लिस्ट में मेरा नाम आया है, और भी कई सारे मजदूर हैं जो दिल्ली के वोटर्स नहीं है। तो दिल्ली के मजदूरों के बारे में कोई क्यों सोचेगा, यहाँ की सरकार क्यों सोचेगी। हाउएवर ऐसा नहीं कि बिल्कुल मैं नकार रहा हूँ कि यहाँ की सरकार नहीं सोच रही है, लेकिन उसी तरह सेम चीज़ आप महाराष्ट्र में चल जाइए, अब वहाँ की सरकार कांग्रेस की सरकार है वहाँ। आखिर कांग्रेस तो आजकल बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, राहुल गांधी और सोनिया गांधी जी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, तो फिर ये जो सो कॉल्ड बिग लीडर्स हैं, फिर क्यों नहीं मजदूरों को कन्विंस कर पा रहे हैं। दोस्तों, इन नेताओं की, सॉरी आई एम स्पीकिंग लाइक दिस, बट इन नेताओं की चमड़ी बहुत मोटी है, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी कल विशाखापट्टनम में क्या हुआ, विशाखापट्टनम में 16 लोग मारे गए, 200 से ज़्यादा लोग बेहोश इधर उधर पड़े हुए थे, बच्चे थी, महिलाएं थी। लेकिन क्या एलजी पॉलीगेम ऐसा ही कुछ नाम है उस कंपनी का, लेकिन क्या सरकार में इतनी शक्ति है कि इस कंपनी के खिलाफ एक्शन ले ले? नहीं दोस्तों, भले ही हमारे संविधान के प्रीएम्बल में लिखा हुआ है कि भारत एक समाजवादी देश भी है, लेकिन नहीं, समाजवादी का मुखौटा है, अंदर बस कैपिटलिस्ट है, मनी मनी एंड मनी, दैट्स इट। ये बहुत दुख की बात है कि भारत में जहाँ पर बहुत सारे ऐसे पॉलिटिशियंस हैं जो खुद को समाजवादी कहते हैं, नीतीश कुमार आप ले लीजिए, आप वेस्ट बंगाल में जाइएगा तो ममता बनर्जी, और भी तमाम राज्यों के जो 80 या 90 के दशक के जो पॉलिटिशियन हैं जो उस समय जेपी आंदोलन से जुड़े हुए थे, वो लोग खुद को समाजवादी कहते हैं, लेकिन क्या सच में वे समाजवादी हैं? मुझे तो बिल्कुल शक है। अगर समाजवादी हैं तो फिर ये कैपिटलिज्म क्यों? अभी सोचिए कि आप विशाखापट्टनम में, एटलीस्ट मैंने तो नहीं पढ़ा है, अगर आप किसी को जानकारी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए कि कितनी गिरफ्तारी हुई, 16 लोग जो मारे गए उसके कसूरवार कौन है, क्या होगा? एक कमीशन बना दिया गया कल ही, वो रिपोर्ट कब सबमिट करेंगी और रिपोर्ट में कितना चालाकी से सबको डिफेंड कर दिया जाएगा, जबकि वहाँ के लोकल लोग कह रहे हैं कि कई सालों से वे लोग आवाज़ उठा रहे हैं। लीकेज तो कल हुआ है, लेकिन तबीयत लोगों की पहले भी बहुत ख़राब हुई है, लेकिन कोई नहीं सुन रहा। रीज़न बिंग पैसा। ये कैपिटलिस्ट जो कंपनी के मालिक होते हैं, मैं मानता हूँ कि देखो कंपनियां ज़रूरी है तभी रोज़गार आएगा, लेकिन उन सबको ऐसे लोकेशन पर बनाया जाए जो जनसंख्या से दूर हो। देश में ऐसी ज़मीनों की कमी नहीं है जो बैरल है, बंजर है, वैसी जगह पर निर्माण होनी चाहिए ऐसी कंपनी की, पर नहीं, क्योंकि कंपनियां पैसे देती है, कंपनियां घूस देती है, तो ऐसी जगहों पे कंपनियों का निर्माण हो जाता है जिससे कि वहाँ के लोकल लोगों को प्रॉब्लम हो। अब आपको याद हो कि 1984 की भोपाल हत्याकांड, 15,000 से ज़्यादा लोग मरे थे। उस समय के मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह खुद अपनी गाड़ी में बैठाकर वहाँ का उस टाइम का जो मैनेजर था वारेन एडरसन, आप सबको याद हो, जो लोग थोड़ा बहुत न्यूज़ फॉलो करते हैं उनको पता है कि वारेन एडरसन को आज तक सजा नहीं हुआ, और उसको इंग्लैंड भगाने में खुद उस टाइम की कांग्रेस की सरकार मध्य प्रदेश में उसकी भूमिका थी। अपनी गाड़ी में बैठाकर एक सीएम ले गए थे। तो वो बदस्तूर जारी है, अभी भी जारी है। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि विशाखापट्टनम जो इंसिडेंट हुआ, आप देख लीजिए, वहाँ पर एक नई पार्टी की सरकार है, जगनमोहन रेड्डी साहब अपने आप को बहुत एक रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे केजरीवाल साहब करते हैं दिल्ली में, उसी तरह की वो यूथ हैं और ही कैन चेंज मेनी थिंग, और पब्लिक फिगर हैं, पब्लिक के बीच में रहते हैं। लेकिन इस मैटर पर तो अभी तक कोई बहुत बड़ा एक्शन लेते हुए तो नहीं देखा मैंने। 24 घंटे से ज़्यादा बीत चुका है, और नो वंडर इस चीज़ को दबा दिया जाएगा। आज तो मेरे दिमाग में आया इसलिए मैं बोल रहा हूँ, सब भूल जाएंगे क्योंकि हम भारतीयों की मेमोरी बहुत शॉर्ट है। यही वजह है कि नेता लोग फ़ायदा उठाते हैं। तो दोस्तों, मुद्दा बस यही है कि माइग्रेंट वर्कर्स की जो समस्या है इतनी भी कम्प्लेक्स और जटिल नहीं है।
एक टास्क फोर्स बनाया जाए, हर स्टेट गवर्नमेंट का कुछ अधिकारी हो, सेंटर से अधिकारी हो, रेलवे का अधिकारी हो, ये सब मिलकर एक कॉमन प्लेटफॉर्म पर आएँ और ट्रेन चलाएं, बसें चलवाएं, जिस तरीके से बिल्कुल कंप्रोमाइज़ ना किया जाए हेल्थ स्क्रीनिंग से। बोर्डिंग से पहले हेल्थ स्क्रीनिंग हो, जो बीमार हो उनको वहीं रोक दिया जाए, जो बीमार नहीं है उनको लाया जाए। बीच में ये भी बात हुई थी कि टिकटिंग कौन कर रहा है, कांग्रेस सोनिया गांधी कहती है हम टिकट के पैसे दे रहे हैं, केंद्र सरकार कह रही है हम पैसे नहीं ले रहे हैं। वीडियोज वायरल हो रहे हैं जिसमें दिखाया जा रहा है कि रेलवे के अधिकारी टिकट के लिए पैसे ले रहे हैं। बहुत अजीब अजीब देश है दोस्तों, बहुत अजीब देश है हमारा। और सो कॉल्ड जो बड़े मीडिया हाउस हैं वो कभी भी नहीं दिखाएंगे ये सच्चाई, और आने वाले 2-4 महीने के लिए तो आप अपने अपने आंखों पर पर्दा डाल लीजिए, या मान के चलिए जो टीवी पे चल रहा है वो सच्चाई नहीं है। कारण ये है कि अभी मीडिया जो सिस्टम है, मीडिया की जो पैसा कमाने का जो सिस्टम है, जो मैकेनिज्म है, इस मैकेनिज्म में पैसा आता है एडवर्टीजमेंट से मेनली, चाहे वो अखबार हो, डिजिटल हो या फिर टेलीविज़न हो। अब क्या होगा, लॉकडाउन की वजह से प्राइवेट कंपनी अपना एडवर्टीजमेंट देना कम करेगी या बिल्कुल बंद कर देगी। ऐसे में जो मीडिया हाउसेस की सारी कमाई डिपेंड करेगी सरकार के ऊपर, जो सरकारी एडवर्टीजमेंट आता है। ठीक है, अब देखिए, अब चूंकि सरकार से एडवर्टीजमेंट लेना है तो आप सरकार की आलोचना करके एडवर्टीजमेंट नहीं ले सकते हैं। खासकर केंद्र सरकार की बात करें तो मोदी सरकार में तो बिल्कुल भी नहीं। कई मीडिया कर्मियों की ऐसी जॉब चली गई है, बड़े बड़े नाम है। और लॉकडाउन पे तो बात ही मत कीजिए। अब मैं पर्सनल इश्यूज पे नहीं जाऊंगा, मेरे खुद पर्सनल एक्सपीरियंस भी हैं कहने के लिए, पर अभी नहीं, इट्स नॉट राइट टाइम। आई विल डेफिनेटली स्पीक अप फॉर माई सेल्फ एज वेल, पर अभी नहीं। तो दोस्तों, कहने का व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू कि दैट इन नेक्स्ट few coming months we will see no truth on television, propaganda only to polish up government, to hide the facts, and also somewhere anti people I am saying because आप उठवा लेना टेलीविज़न, आप बैठकर कभी कलम लेकर बैठो, आप देखो कि किन मुद्दे पर ये लोग बातें करते हैं, ये बड़े बड़े सो कॉल नेता, क्योंकि इनको भी अपनी सैलरी बचानी है। अब प्योर जर्नलिज्म इस देश में नहीं रहा। यूट्यूब माध्यम है जिसकी वजह से कुछ फियरलेस जर्नलिस्ट हैं हु कीप स्पीकिंग, आप उनको सुनिए। क्योंकि जर्नलिज्म क्या है, ऑल अबाउट है सरकार की कमियों को दिखाना। लेकिन आजकल क्या है कि सरकारी लड्डू के लिए लोग सरकार की कमियों के नहीं बल्कि उनकी तारीफ करते हैं। आजकल मैं खुद टेलीविज़न देखना मैंने बंद कर दिया, मैं रेडियो सुनता हूँ, और मैं देखता हूँ हर रेडियो के बुलेटिन में जो हमारे हेल्थ मिनिस्टर हैं हर्षवर्धन साहब, वो हमेशा कहते हैं भारत बहुत बढ़िया कर रहा है, तमाम देशों की तुलना में भारत की जो स्थिति है बहुत अच्छी है, भारत सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, यहाँ जो डेथ रेट है कोरोना वायरस को लेकर वो 3 है, जो कि बहुत अच्छा रेट है। मैंने अपना कंधा थपथपाना हर एक बुलेटिन में, रेडियो पर मैं जो सुन रहा हूँ। अरे बाबा, बचपन में मैंने पढ़ा था, माँ बाप ने सिखाया है कि तुलना हमेशा या तो ना करो, तुलना कभी करना नहीं चाहिए, और तुलना करो तो हमेशा अपने से बेहतर लोगों से करो। तो अगर भारत को अब तुलना करना ही है तो न्यूजीलैंड से कीजिए, न्यूजीलैंड कोरोना वायरस फ्री हो चुका है। ठीक है, और भी अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं जिन्होंने बहुत अच्छा से इस सिचुएशन को हैंडल किया है। अब भारत में देख लीजिए, हर एक दिन हजारों संख्या में कोरोना वायरस पॉजिटिव केसेस पाए जा रहे हैं, लॉकडाउन का हम मजाक बनाया जा रहा है। तो बाबा, आप अपनी कमजोरियों के बारे में आप कुछ बोलोगे नहीं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुन रहा था कि वो भी सरकारें बंद करने वाली है, कि केवल प्रेस रिलीज ही होगा, मतलब कि आप दे विल नॉट टेक क्वेश्चंस, सवाल भी नहीं लेंगे। तो दोस्तों, बस मैं यही गुजारिश करूंगा कि जब मीडिया भी चुप हो और बड़े बड़े जो सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल हैं वो भी अपने फ़ायदे के लिए प्रोपोगेंडा करते हो, हिंदू मुसलमान के नाम पे लड़वाते हो, तो ऐसी स्थिति में आप और हम जैसे लोग ही हैं जो इन बेचारों के लिए एक आशा है। वी शुड स्पीक अप। और मैं आशा करता हूं कि जो कुछ एक्टिविस्ट वकील लोग हैं वो लोग सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। हालांकि सुप्रीम कोर्ट का भी परफॉर्मेंस कुछ ज़्यादा खास नहीं रहा है। जब लोग ऐसे केसेस में सुप्रीम कोर्ट के पास गए तो सुप्रीम कोर्ट ने भी मैटर को टाल दिया है कि एग्जीक्यूशन इज़ नॉट आवर पार्ट। अरे बाबा, जब संविधान फंक्शन, सरकारें जब संविधान को ढंग से फंक्शन नहीं करवा पाती है तो सुप्रीम कोर्ट का रोल होता है। एक रिटायर्ड जज हैं, कल रिटायर्ड हुए हैं, तब जाकर उनके मुँह से आवाज़ निकली है। तो रिटायरमेंट, भाई जब आप जज थे, आप कैपेसिटी, आप एक मजबूत चेयर पे बैठते हो, तब आपको कुछ करना चाहिए, या फिर आपको
इट्स इट्स रियली हार्ट टेनिंग, बहुत तकलीफ होता है देखकर कि जो बड़े जो ऊंचे पद पे बैठे हुए हैं, जो टॉप लेवल पे ब्यूरोक्रेट हैं, वही लोग भी चुप रहते हैं। शायद ये दौर ही ऐसा है कि आप चुप ना रहेंगे तो आपकी नौकरी चली जाएगी। खेद की बात है। इसलिए कहते हैं सरकार को थोड़ा लिबरल होना बहुत ज़रूरी है। आखिर जो आपके क्रिटिक्स हैं उनकी रोजी रोटी भी तो आप ही के सहारे चलती है। और गवर्नमेंट इज़ लाइक अ फादर, उसको सबका ध्यान रखना जरूरी है। लेकिन दुर्भाग्य से ऐसा नहीं है। और ऐसा नहीं केवल केंद्र सरकार की आलोचना क्यों करूं मैं, आप राज्यवार भी जाएंगे ना एक एक करके, तो आप यू विल बी डिसअपॉइंटेड। आप वेस्ट बंगाल उठा लीजिए, देखिए वहाँ के जो मुख्यमंत्री और राज्यपाल से बस लड़ाई कर रही है। क्यों भाई? संख्या के ऊपर कि हमारे यहाँ इतने केस है उतने केस नहीं है। अरे बाबा, प्रोटेक्ट योर पीपल। अभी सूरत में इतने सारे वेस्ट बंगाल के लोग फंसे हुए हैं, उनके वीडियोस में देखता हूँ तो हृदय में तकलीफ होता है। लेकिन नहीं, वे लोग केवल राजनीति करेंगे। आप बताइए ममता बनर्जी ने क्या किया है, क्या अपने लोगों को वापस ले जाने के लिए? तो बात घूम फिर के एक ही चीज़ आ जाती है, इनसेंसिटिव गवर्नमेंट। तो माय डियर फ्रेंड्स, यस प्लीज़ स्पीक अप। आप देखिए नॉर्थ ईस्ट राज्यों में चल जाइए, देखिए कितना अच्छा काम हो रहा है वहाँ पर। कोरोना वायरस को लेकर लॉकडाउन को मजबूती से वहाँ पर अमल किया जा रहा है। वहाँ की जनता लोगों ने भी बहुत अच्छा से डिसिप्लिन दिखाया है। नॉर्थ इंडिया में पता नहीं क्या है लोगों को, अभी दारू की दुकान खुला ही नहीं था कि लोग चढ़ पड़े दारू पीने के लिए। ये दिखाता है कि हम जनता भी कम कसूरवार नहीं है जो भी सिचुएशन है इसके लिए। अगर हम जानवरों की तरह रिएक्ट करेंगे तो सरकार हमें जानवर तो समझेगी। इसलिए प्लीज़ थोड़ा जागरूकता लाइए, अवेयरनेस, ये इसका खिड़की दरवाज़ा खोलना बहुत ज़रूरी है। आपको पता है, अगर लिटरेचर जिन लोगों ने पढ़ा है वो बताएंगे आप लोगों को कि आज से 600-500 साल पहले यूरोप में भी यही हालत था जो हमारी हालत है। वहाँ भी गंवार लोग थे, धर्म के नाम पे बंधे हुए थे। चर्च जो बोलता था, जो पॉप बोलता था वही होता था। लेकिन वहाँ अवेयरनेस आया, साहित्य लिखे गए, लोगों ने किताब पढ़ना शुरू किया, अखबार पढ़ना शुरू किया। और अवेयरनेस की वजह है कि आज सबसे ज़्यादा विकसित लोग उधर ही हैं। वहाँ कुछ डिस्कवरी होता है, फिर यहाँ के लोग, हम इंडियंस, फिर हम लोग उस चीज़ का यूज़ करते हैं। आज जो फेसबुक से मैं इंटरेक्शन कर रहा हूँ, कहाँ से आया बताने की ज़रूरत नहीं है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो माय पॉइंट इज़ कि अब आप कब अवेयर होंगे, अच्छी चीज़ें पढ़ना हम लोग कब शुरू करेंगे? तो बस खिड़की दरवाज़ा खोलिए दिमाग का, धर्म और पार्टी लाइन्स से ऊपर उठकर चीज़ों को देखिए। ये समय मानवता दिखाने की है, मदद करने की एक दूसरे की। ये 3-4 महीने हम जिन लोगों के पास थोड़े बहुत अकाउंट में पैसे हैं वो तो सर्वाइव कर लेंगे। सोचिए जो रोज़ कमाने वाले लोग हैं, जितनी भी मददें हो रही है सरकार से वो बिल्कुल नाकाफ़ी है दोस्तों, बहुत कम है, बहुत कम, केवल दिखाने के लिए होती है। असल में जो रोल है वो हमारा और आपका है कि हमारे पड़ोसी को में कोई भूखा न रह जाए, वो देखने की रोल, वो जिम्मेदारी है हमारी। हम केवल 26 जनवरी या 15 अगस्त के दिन अपनी देशभक्ति ना दिखाएं। डीपी बदलने से देश नहीं बदलता। यही समय है, दिस इज़ द वेरी वेरी राइट टाइम टू हेल्प अदर। जितना हो सके मदद कीजिए। और प्लीज़ मज़दूरों के अगेंस्ट तो बिल्कुल मत लेके हाथ जोड़ता हूँ मैं। बहुत गरीब लोग हैं ये लोग। कोई खुशी से अपने गाँव, अपना मोहल्ला, अपना घर, अपने माँ बाप, अपनी पत्नी, परिवार, बच्चे छोड़कर बाहर दूसरे राज्यों में नहीं जाता। उनको तकलीफ़ है, रोटी कमाने जाते हैं और मेहनत करके खाते हैं। ऐसा नहीं कि वहाँ चोरी करके खाते हैं, टैक्स पे करते हैं। एक माचिस का डिबिया भी खरीदते हैं तो टैक्स देते हैं, उस राज्य सरकार को फ़ायदा होता है। कल्पना कीजिए कि दिल्ली में जितने मजदूर हैं अगर सब अपने अपने घर चले जाएं, ये मकान मालिक लोग भूख मरेंगे। ऐसा बोलना नहीं चाहिए, आई शुड नॉट स्पीक लाइक दिस, बट आई एम जस्ट शोविंग कि क्या होगा। अभी देखिए ना, लॉकडाउन जब ख़त्म हो जाए तो 2-3 महीने बाद इन्हीं मज़दूरों को लोग कैसे बुलाएंगे? तब बड़े बड़े एडवर्टीजमेंट होगा, फिर अपने अपने चमचों को वहाँ लोकल एरिया में भेजेंगे। लोकल एरियाज़ में जो एजेंसीज़ हैं वह पैसे खाएंगे, उनको बरगला के फिर से वापस लाएंगे। ये होना ही है। लेकिन जो कर्नाटका में जो स्थिति एमर्ज हुई थी वो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। कर्नाटका के सीएम येदियुरप्पा साहब हैं, उन्होंने जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो बिल्डर हैं, कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, उनके साथ एक मीटिंग करके फैसला लिया कि मज़दूरों को हम घर नहीं जाने देंगे, मज़दूरों को वहीं रोक लेंगे। अरे बाबा, क्या अंग्रेज़ों का राज है क्या? या केवल पैसे की ताकत ही सब कुछ ताकत है क्या? उनका कोई डेमोक्रेटिक राइट्स नहीं? अगर वो जाना चाहते तो जाने देना चाहिए। हालांकि ठीक है, बुद्धि उनकी खुली नेक्स्ट डे और फिर से सरकार ने अपना फैसला वापस लिया और मज़दूरों को जाने दिया।
किसी को बांध कर रोकने की ज़रूरत नहीं है और न किसी को कोई अधिकार है। फिर आप कानून कोई तोड़ेगा तो फिर आप उसको अर्बन नक्सल और पता नहीं क्या क्या बोलोगे। तो इसलिए ज़रूरी है कि सबको साथ लेकर चलें। और ये जो सबसे कमज़ोर वर्ग है, आई एम मिसिंग महात्मा गांधी। अगर इस समय महात्मा गांधी होते तो क्या करते? वो सत्याग्रह पर बैठ जाते हैं, वो भूख हड़ताल पर बैठ जाते हैं। आज के डेट में चाहे वो राहुल गांधी हो, अरविंद केजरीवाल हो, नीतीश कुमार हो, क्या किसी नेता में दम है कि वो भूख हड़ताल पर बैठ जाएं और कहे कि जब तक एक एक मजदूर अपने घर तक न पहुंच जाए मैं भूख हड़ताल नहीं तोड़ूंगा? क्या है दम? नहीं है दोस्तों, सब दिखावा है। पावर आ जाने के बाद मोटी चमड़ी हो जाती है, चमड़ी मोटी हो जाती है। सॉरी, मैं थोड़ा भावुक हो रहा हूँ इसलिए शब्द फिसल रहे हैं, पर दुख तो हो रहा है। विचलित हूँ मैं सुबह से कि इनको कोई क्यों नहीं पूछता है। ये देश इतना एंटी पुअर कैसे हो सकता है? जब देश आज़ाद हुआ था तो 30 करोड़ की आबादी थी और सभी गरीब थे लगभग। पर कैपिटा आय कुछ पैसे था। जो गरीबों का देश ही तो था ये। गरीबों ने ही तो देश को आज़ाद करवाया। जमींदार लोग तो अंग्रेजों से पैसे खा रहे थे, आराम से जी रहे थे, पर गरीब लोग अपना बलिदान देकर इस देश को अंग्रेजों से मुक्त करवाया। और आईटी सेक्टर हो, आपका एविएशन सेक्टर हो, ये सब तो अब आया पिछले 20-30 सालों में। लेकिन उससे पहले क्या था इस देश पे खेती के अलावा? अब खेती कौन करता है? यही गरीब मजदूर लोग। और एक समस्या ये है कि पॉपुलेशन इस देश का बहुत हो गया है। तो क्या पॉपुलेशन रोकने के लिए क्या सरकार ने कोई कड़ा कदम उठाया? 90 के दशक में हम सुनते थे हम दो हमारे दो, उसके बाद तो कोई नहीं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं दोस्तों, अगर आप नहीं बोलोगे सरकारें ऐसी भेड़ चाल चलेगी और देश गर्क में चला जाएगा। फिर हम केवल सपने देखेंगे 5 ट्रिलियन का इकोनॉमी होने वाला है और ये होने वाला है, वो होने वाला है, स्मार्ट सिटीज़ बनेगा। ये अब बोलने जाऊँगा तो बहुत सारी चीज़ें बोलने के लिए, पर लेट्स बी वेरी स्पेसिफिक, लेट्स स्टिक विद द माइग्रेंट वर्कर इशू। तो कृपया करके जितना हो सके आप आवाज़ उठाइए इन लोगों के लिए, और जितना हो सके आप लोग कीजिए। बहुत सारे एनजीओ बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। उनके जो एनजीओ के जो मेंबर्स हैं वह भी जान पर खेल कर, डर तो उनको भी है। हमने देखा कि हम डॉक्टर भी बेचारे मरे हैं, मेडिकल ऑफिसर के अलावा पुलिसकर्मी मरे हैं, एनजीओ के लोग भी बीमार हैं। तो कुछ एटलीस्ट हमें जितना हो सके हमें सपोर्ट करना चाहिए इन लोगों को। और दोस्तों बहुत कुछ कहने को है, पर अभी के लिए इतना ही। आप प्लीज़ जितना हो सके इस देश के लिए केवल बकैती ना कीजिए, केवल लिखिए नहीं बल्कि कुछ कीजिए भी। थैंक यू सो मच। थैंक यू।